हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट P एंड Q बी टू फाइनाइट सेट, देन मान लो P तथा Q दो परिमित समुच्चय हैं, तब मॉड ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ये हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट P एंड Q बी टू फाइनाइट सेट, मान लो P तथा Q दो परिमित समुच्चय हैं, एंड लेट तथा माना P में हमने x1 x2 x एंड so on xn z1 z2 एंड so on zk, इस प्रकार से इसमें n प्लस k एलिमेंट्स हमने लिया है P में, ऐसा हमने माना है, एग्ज्यूम कर रहे हैं। और Q में हमने लिया है y1 y2 एंड so on ym एंड z1 z2 एंड so on zk। इस प्रकार से Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m प्लस k है। तो P में n प्लस k एलिमेंट्स है और Q में m प्लस k एलिमेंट्स हैं। अब हम यदि P इंटरसेक्शन Q निकालते हैं, P और Q का इंटरसेक्शन अगर करते हैं, तो इनमें जो कॉमन है वो एलिमेंट्स में मिलेंगे। तो z1 z2 एंड so on zk, ये जो एलिमेंट्स है ये P में भी है और ये जो एलिमेंट है Q में भी है। तो P इंटरसेक्शन Q में P और Q दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें मिलेगा, मतलब z1 z2 एंड so on zk मिलेगा। और P यूनियन Q में सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब x1 x2 एंड so on xn, y1 y2 एंड so on ym और z1 z2 एंड so on zk, ये सारे एलिमेंट्स आपको P यूनियन Q में मिलेगा। डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये एरिया हमारा P का है और ये जो एरिया है ये Q का एरिया है। P में जो x1 है x2 है एंड so on xn है, z1 है z2 है zk, ये सारे एलिमेंट P के एलिमेंट्स हैं। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं z1 z2 एंड so on zk, y1 y2 एंड so on ym, ये Q के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एरिया है ये एरिया जो है ये P और Q दोनों का कॉमन एरिया है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। इसे हम कहेंगे P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q में z1 z2 एंड so on zk है और ये कंप्लीट एरिया, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट एरिया कहलाएगा P यूनियन Q। ठीक है। तो P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस के हैं, Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m प्लस के हैं, P इंटरसेक्शन Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स k हैं और P यूनियन Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस m प्लस k हैं। टोटल एलिमेंट, सारे एलिमेंट मिलके P यूनियन Q बनेंगे। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ लिखा है दस मॉड ऑफ P n प्लस k, क्योंकि P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस k हैं। मॉड ऑफ Q m प्लस k, क्योंकि Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m प्लस k हैं। P इंटरसेक्शन Q, मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q k आएगा, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स k हैं। और मॉड ऑफ P यूनियन Q, ये आएगा n प्लस m प्लस k, क्योंकि P यूनियन Q में सभी एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स होंगे n प्लस m प्लस k होंगे। अब मॉड ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू n प्लस m प्लस k है। इसमें हमने k प्लस कर दिया, k माइनस कर दिया, तो इसे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n प्लस k प्लस m प्लस k माइनस k। ये मॉड ऑफ P का वैल्यू है, ये मॉड ऑफ Q का वैल्यू है और ये जो है मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q का वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं मॉड ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू आ रहा है मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q, जो हमें प्रूव करना था। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे A1 यूनियन A2 का मॉड है, तो A1 मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 माइनस आएगा मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये जो अभी हमने प्रूव किया वहीं से। बस यहाँ P और Q ना होके A1 और A2 हमने लिया है, तो सिंगल वाला प्लस में रहेगा, मॉड ऑफ A1 प्लस में रहेगा, मॉड ऑफ A2 भी प्लस में रहेगा, और A1 इंटरसेक्शन A2 करेंगे वो माइनस में रहेगा। मतलब सिंगल वाला प्लस में होगा और डबल वाला जो है माइनस में होगा। अब तीन अगर हमारे पास है A1 A2 और A3, तीन का अगर यूनियन है, इनका मॉड अगर निकालना है तो सिंगल जो है वो प्लस में आएगा, मतलब मॉड ऑफ A1 प्लस में होगा, मॉड ऑफ A2 और मॉड ऑफ A3, ये तीनों प्लस में आएंगे। और जो डबल का जब हम लेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा A1 इंटरसेक्शन A2,
माइनस में A1 इंटरसेक्शन A3 और माइनस में A2 इंटरसेक्शन A3। इसका मतलब ये हुआ जब सिंगल हम ले रहे हैं तो प्लस में लेंगे, डबल लेंगे तो माइनस में लेंगे, फिर ट्रिपल अगर लेते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन तो प्लस में रहेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। सिंगल सिंगल प्लस में होगा, डबल वाला माइनस में होगा और ट्रिपल वाला फिर से प्लस में होगा। अगर यहाँ पे 4 होते A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इनका मॉड अगर निकालना होता तो मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 प्लस मॉड ऑफ A4, मतलब सिंगल वाले प्लस में आएंगे, फिर डबल वाले जितने भी डबल वाले सब माइनस में आएंगे, फिर ट्रिपल वाले प्लस में आएंगे और 4 वाले जो है माइनस में आएंगे। ठीक है, इसमें पहले सिंगल सिंगल करेंगे, मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 मॉड ऑफ A3 मॉड ऑफ A4, ये प्लस में रहेगा। फिर A1 इंटरसेक्शन A2 आएगा, A1 इंटरसेक्शन A3, A1 इंटरसेक्शन A4, A2 इंटरसेक्शन A3, जितने भी डबल वाले होंगे वो सारे माइनस में होंगे। फिर ट्रिपल वाला आएगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इस प्रकार 3 है ना, A1 A2 A3 है, इनका इंटरसेक्शन है, उनका मॉड है, ये प्लस में रहेगा। सिंगल वाला प्लस में होगा, डबल वाला माइनस में होगा, ट्रिपल वाला जो आएगा वो प्लस में होगा, फिर 4 जो आएगा वो माइनस में होगा। इस प्रकार से फार्मूला आपको याद रखने होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 आर डिविजिबल बाय 7 और 11? 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो 7 या 11 से विभाज्य है? ठीक है, क्या लिखता है? 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जो 7 या 11 से विभाज्य है? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 आर डिविजिबल बाय 7 और 11? चलिए हमें धनात्मक पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 500 से छोटे हैं या बराबर है और वह 7 से या 11 से डिवाइड हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। हमने मान लिया लेट P जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। P क्या है? P इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो 7 से विभाज्य है। P 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो 7 से विभाज्य है। और Q के बारे में हमने मान लिया, Q इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाय 11। Q जो है 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो 11 से विभाज्य है। तो मॉड ऑफ P निकालेंगे। मॉड ऑफ P मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना होगा? 500 डिवाइड बाय 7 करना होगा, है ना। और डिवाइड करने के बाद में जो इंटीजर वैल्यू आएगा उसको हमें लिखना है। 500 को किससे डिवाइड करना है? 7 से, और उसका इंटीजर वैल्यू को लिखना है, बाकी डिसिमल पार्ट को छोड़ देना है। इस प्रकार से ये देखिए मॉड ऑफ P निकालना है तो 500 डिवाइड बाई 7 और उसका इंटीजर वैल्यू 71 आएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद में जो पूर्णांक वैल्यू है उसी को लिखना है। डिसिमल की बात कोई भी वैल्यू आता है उसको छोड़ दोगे। इंटीजर वैल्यू, ये जो साइन है ना, इंटीजर वैल्यू के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब है इंटीजर वैल्यू ऑफ x। मान लो s की वैल्यू है 2.73 है, तो s का जो इंटीजर वैल्यू 2 है, बाकी तो वैल्यू पॉइंट में है ना। ये s की वैल्यू मान लो 3.07 है, तो यहाँ पर s की इंटीजर वैल्यू 3 है। इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि डिसिमल के पहले जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इंटीजर वैल्यू ऑफ x। इंटीजर वैल्यू ऑफ x, हिंदी में s का पूर्णांक मान, है ना, s का पूर्णांक मान। तो मैं आपको इस समझाने के लिए बताया हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो डिसिमल को छोड़ दीजिए और डिसिमल के पहले जो वैल्यू है वो उसका इंटीजर वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 500 डिवाइड बाई 7 कीजिए तो जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो 71 आएगा, मतलब मॉड ऑफ P की वैल्यू मिल गया। अब आते हैं मॉड ऑफ Q। मॉड ऑफ Q मीन्स
नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाई 11। 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या जो 11 से विभाज्य है। तो 500 बाई 11 कीजिए, इसके इंटीजर वैल्यू आएगा 45। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू ये आएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाई 7 and 11। 7 and 11 इंटरसेक्शन है एंड। 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या जो 7 तथा 11 से विभाज्य है। 7 तथा 11 से विभाज्य है। तो 500 को डिवाइड कीजिए 7 and 11 दोनों से, ठीक है। तो इसका जो इंटीजर वैल्यू है 6 है। तो मॉड ऑफ पी के वैल्यू हमने निकाल लिया। मॉड ऑफ पी 71 आया था, मॉड ऑफ क्यू 45 आया और मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू आया 6। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू। फार्मूला बना देते हैं। तो मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू का फार्मूला होगा मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू माइनस मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी यूनियन क्यू का मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाई 7 और 11, क्योंकि यूनियन है और 11, यही हमें निकालना था। मतलब मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू की वैल्यू हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार हमें इसी मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इनके बारे में मैंने लिखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाई 7 और 11। 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या जो 7 या 11 से विभाज्य है। तो यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसका फार्मूला ये होता है, मैं फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा कि मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू। मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू होता है मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू माइनस मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। मॉड ऑफ पी की वैल्यू 71 है, मॉड ऑफ क्यू 45 है, मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू 6 है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 110 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और एंड 5। नॉट डिविजिबल बाई क्या लिखा है, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं, कितने इंटीजर हैं और नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5। 1 से 100 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3 तथा 5 से विभाज्य नहीं है। ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 से 3 से तथा 5 से विभाजित नहीं होंगे। तो पहले विभाजित होंगे वाले निकाल लेंगे। कितने ऐसे हैं जो 2 से या 3 से या 5 से विभाजित होते हैं, है ना। ऐसे कितने हैं ये पहले हम निकाल लेते हैं, फिर 100 से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने हैं जो 2 तथा 3 तथा 5 से विभाजित नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा कि ऐसे इंटीजर्स की संख्या मैं फाइंड आउट करूँगा, है ना, जो या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा, या तो 5 से डिवाइड होगा। मतलब 2 और 3 और 5 तीनों में से किसी एक से डिवाइड होने वाले कितने इंटीजर्स हैं, इनकी संख्या हम निकाल लेते हैं। पहले डिवाइड होने वाले बोल रहा हूँ, जो विभाजित हो जाता है। फिर उसकी जो टोटल संख्या आएगी उनको 100 से माइनस कर देंगे। तो 100 से जब माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो कहलाएगा वह 2, 3 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब हम बोलेंगे कि वह जो इंटीजर है, नंबर ऑफ जो इंटीजर जो आया है वह ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही बात हमें बोला गया है कि 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने पूर्णांक आपके पास हैं जो 2 से 3 से तथा 5 से विभाज्य नहीं हैं, जो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे कितने पूर्णांक आपके पास हैं, इनकी संख्या निकालने के लिए कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट माना एस द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, तो मॉड ऑफ एस 100 आएगा, है ना। 1 से 100 तक के पूर्णांकों का समुच्चय 100 है।
ठीक है, हमने मान लिया A1 लेट माना है ना, A1 सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, 1 से 100 तक पूर्णांकों का समुच्चय जो 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्या कहा हमने, A1 को सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाज्य है, 1 से 100 तक के पूर्णांकों का समुच्चय जो 2 से विभाज्य है। तो मॉड ऑफ A1 निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ A1 होगा नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, है ना। 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांकों की संख्या जो 2 से विभाज्य है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो 50 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो आपको मॉड ऑफ A1 निकालना है नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2। इस 100 को 2 से डिवाइड करो, इसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा। अब A2 की बारी है। हमने मान लिया A2 सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3, है ना। 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाले। तो मॉड ऑफ A2 क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्य होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या। 100 को 3 से डिवाइड करो, इसका इंटीजर वैल्यू 33 आएगा। फिर हमने A3 मान लिया। A3 हमने लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाजित होने वाले, 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का समुच्चय है। तो मॉड ऑफ A3 होगा नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या। 100 को 5 से डिवाइड कर दो, इसका इंटीजर वैल्यू 20 आएगा। तो मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2, मॉड ऑफ A3 निकल गया। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3। A1 के लिए हमने 2 लिखा था और A2 के लिए हमने 3 लिखा है। देखो A2 करे डिविजिबल बाय 3 लिखा है, A1 के लिखा था डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 है। तो 2 and 3, तो 100 को 2 और 3 दोनों डिवाइड करना है, 2 से भी और 3 से भी, तो इसका इंटीजर वैल्यू 16 आएगा। वैसे ही हम निकालेंगे मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, ये नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 5। 100 को 2 and 5 से डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करना है 2 से भी और 5 से भी, इसका इंटीजर वैल्यू 10 आएगा। फिर A2 इंटरसेक्शन A3 निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3 and 5। 100 को डिवाइड कीजिए 3 and 5, इसका इंटीजर वैल्यू 6 आ रहा है। अब हम निकालने वाले हैं मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, 3 and 5, 2, 3 and 5। तो 100 को डिवाइड कीजिए 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी, तो यहाँ पर हाँ इसका इंटीजर वैल्यू 3 आ रहा है। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ये फार्मूला हम आपको बताएंगे। मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का फार्मूला होता है मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। मतलब सिंगल सिंगल प्लस में रहेगा, डबल वाला माइनस में रहेगा, ट्रिपल वाला प्लस में रहेगा। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, है ना। 2 या 3 या 5 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या, या तो 2 से विभाजित होगा, या तो 3 से, या तो 5 से। इस फार्मूला से निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2, मॉड ऑफ A3, इन सारे वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम रख देते हैं वैल्यूज। तो मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का वैल्यू मिल रहा है 74। सारे वैल्यू पुट कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा, या तो 5 से डिवाइड होने वाले पूर्णांकों की संख्या है। ठीक है, ऐसे उनकी संख्या 74 आया।
तो 74 इंटीजर्स ऐसे हैं जो या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, या तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसे इंटीजर्स की तलाश है जो 2 and 3 and 5 से डिवाइड ना हो। डिवाइड हो नहीं बोला, डिवाइड ना हो। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आपको बताया था, एक बार फिर से पढ़ाया था क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई लिखा है ना। तो यहाँ पर आप देखो हमने लिखा है दैश द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 and 3 and 5 ईच। तो टोटल में 74 को माइनस करना पड़ेगा। टोटल हमारा 100 था, 100 में 74 को माइनस कर दिए, आया 36। ठीक है, तो 36 इंटीजर ऐसे हैं जो 2 and 3 and 5 से डिवाइड नहीं होंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग घर में ट्राई कीजिए, ये मैंने होमवर्क दिया आपको। हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 and 7, जो 3 से तथा 5 से तथा 7 से डिवाइड नहीं होता है। आंसर 457 आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 5 बट डिविजिबल बाई 3। 3 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका आंसर आएगा 167। 2 क्वेश्चन है, आप घर में ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक नया क्वेश्चन में आता हूँ। हाउ मेनी सोल्यूशंस डैश x1 plus x2 plus x3 is equal to 13 have where x1 and x1, x2, x3 are non-negative integers with x1 is less than or equal to 4, x2 is less than or equal to 5 and x3 is less than or equal to 6। ठीक है, x1 लेस देन इक्वल टू 4 है, x2 लेस देन इक्वल टू 5 है और x3 लेस देन इक्वल टू 6 सहित समीकरण x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 13 कितने हल रखता है। ये कंडीशन दिया गया है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इस कंडीशन सहित मतलब इसके साथ में ये जो इक्वेशन है कितने हल रखता है, जहाँ x1 x2 x3 ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं x1 x2 x3, इसका राइट हैंड साइड 13 है। x1 के बारे में लिखा है x1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब x1 की वैल्यू 4 या 4 से छोटा है। x2 की वैल्यू, x2 के बारे में लिखा है x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, मतलब x2 का जो वैल्यू है, मान जो है वो 5 या 5 से छोटा है। और यहाँ लिखा है s3 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब s3 का जो वैल्यू है 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूले जो आप लोगों को याद रखने होंगे। पहले हमने मान लिया लेट S द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। S जो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण के सभी पूर्णांक हलों का समुच्चय है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन में जो भी समीकरण दिया गया है उसके जितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं टोटल, उनका सेट है ना। सेट ऑफ ऑल लिखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण के सभी पूर्णांक हलों का समुच्चय है। ठीक है, A1 A2 A3 भी हम मानेंगे, लेकिन जो कंडीशन दिया है इसका अगेंस्ट, मतलब इसका अपोजिट, यहाँ पे लिखा है x1 लेस देन इक्वल टू 4, तो हम लेके चलेंगे x1, इसका अगर हम अपोजिट लें, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x1 का जो मान है वो 4 से छोटा है या बराबर है। इसका अपोजिट अगर लेते हैं, इसका अगेंस्ट अगर लें तो क्या बोलेंगे, x1 का वैल्यू 4 से छोटा या बराबर नहीं है, मतलब x1 की वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है। इसका अपोजिट अगर लेते हैं, इसका अगेंस्ट लेते हैं, मतलब ठीक है, इसका अगेंस्ट हम लें तो क्या लेंगे, s2 का वैल्यू 5 से छोटा या बराबर नहीं है, मतलब s2 का जो मान है वह 6 या 6 से बराबर है, 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा या 5 के बराबर नहीं है बोल रहा है, 5 से छोटा, ये इसका अगेंस्ट लेना है ना, इसका अगेंस्ट लेके चलेंगे। और हम जो है क्या करेंगे बताया था आपको,
अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये जो इक्वेशन में कितने सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन पता चल गया हमें। फिर हम क्या करेंगे, इन कंडीशन, अगर ये कंडीशन लागू नहीं होते तब कितने सोल्यूशन हमें मिलते हैं, इसके अगेंस्ट में, इस कंडीशन के अगेंस्ट में कितने सोल्यूशन हमें मिलते हैं, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। मतलब x1 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, s2 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, s3 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, उस केस में कितने सोल्यूशंस मिलते हैं ये भी हम निकाल लेते हैं। फिर टोटल सोल्यूशन से इसके अगेंस्ट में जो सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशंस आए हैं उनको माइनस कर देंगे, टोटल से माइनस कर देंगे, तो इसके साथ में कितने सोल्यूशंस आएंगे ये हमें पता चल जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है ना, इस समीकरण के कितने पूर्णांक हल हैं ये हम निकाल लेते हैं। कितने इंटीजर सोल्यूशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो दिए गए समीकरण के कितने पूर्णांक हल है ये हम पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल हमें पता चल गया कितने ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट है, इन कंडीशंस के अगेंस्ट है। इस कंडीशन के अगेंस्ट मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तब कितने हैं ये निकाल लेते हैं। फिर टोटल से इसके अगेंस्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो इनके साथ में कितना सोल्यूशन आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने S के बारे में तो बता दिया था। S जो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। A1 के बारे में मैंने लिखा है द सेट ऑफ इंटीजर सोल्यूशन विथ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में x1 लेस देन इक्वल टू 4 दिया है, इसका मतलब ये हुआ x1 की वैल्यू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, है ना, कि x1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है, x1 की वैल्यू 4 या 4 से छोटा होगा, 4 या तो 4 के बराबर होगा या 4 छोटा होगा। लेकिन मैंने लिखा है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है x1 की वैल्यू या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। ये अगर नहीं है, देखो x1 अगर 4 से छोटा नहीं है तो ये आ जाएगा, इसका अगेंस्ट ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 की वैल्यू 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू 4 से छोटा या बराबर नहीं है, बल्कि वह 5 है के बराबर है या 5 से बड़ा है, ठीक है। इसका अगेंस्ट है, इसका अगेंस्ट है, इसका है, मतलब इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये, ठीक है। तो हम इसके अगेंस्ट को A1 ले रहे हैं। A1 में लिख रहा है द सेट ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस विथ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वैसे ही A2 ने मान लिया द सेट ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन विथ s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड A3 हमने लिखा है द सेट ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस विथ s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए अब मॉड ऑफ S1 निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ S क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मॉड ऑफ S होगा टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल है। राइट साइड में लिखा है 13, नंबर ऑफ वेरिएबल है 1 2 3, तो 13 प्लस 3 माइनस 1 फार्मूला में है ना, याद रखना 13 प्लस 3 -1। ये 13 हमारे इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल, 3 वेरिएबल है x1 s2 s3, तो 3 आया, -1 फार्मूला में है, c 13, ये 13 राइट हैंड साइड का है। एक बार फिर समझाता हूँ फार्मूला आप लोगों को। देखो 13 राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये 13 आएगा। वेरिएबल की संख्या 3 है, 1 2 3, x1 s2 s3, 3 वेरिएबल हैं, तो 13 प्लस 3, राइट हैंड साइड में मान लो यहाँ 13 ना होके 70 रहता तो 70 लिखते, मान लो यहाँ 7 रहता 7 लिखते, मान लो यहाँ 0 रहता 0 लिखते, जो भी रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 13 है राइट हैंड साइड में, तो 13 और प्लस 1 2 3, 3 वेरिएबल है, तो प्लस 3 -1 फार्मूला में है ना। तो क्या लिखोगे 13 प्लस 3 -1 C13, मतलब 15C13। 15C13 को आप 15C2 भी लिख सकते हो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। आप लोगों को बता दूं NCR और NCN-R इक्वल होता है। आप लोगों को पता होगा NCR या इक्वल होता है NCN-R, ठीक है। तो जैसे मान लो 15C13 है
यह इक्वल होगा 15C 15 माइनस 13, मतलब ये इक्वल हो जाएगा 15C2 के। ठीक है, तो 15C13 और 15C2 इक्वल होगा। अब यहाँ पे 15C2 कैसे निकालेंगे ये बता देता हूँ। 15C2 कैसे निकालोगे, देखो नीचे 2 है तो 15 को 2 बार नीचे ले जाना है, पहले 15 आएगा फिर 14 आएगा, 2 बार इसलिए ले जाओगे क्योंकि यहाँ 2 है नीचे, इस 2 को भी 2 बार नीचे ले जाना है, मतलब 2 फिर 1 आएगा। ठीक है, अगर नीचे 3 आएगा ना तो 15 3 बार नीचे जाएगा, 15 14 13, और मान लो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 भी 3 बार नीचे जाएगा, 3 2 1 इस प्रकार से ना। तो 15 कैसे होगा, 15 14 और 2 क्या लिखोगे, 2 into 1 है ना, इसको 2 बार नीचे करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 105, तो 105 आया टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन है 105 आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ A1। मॉड ऑफ A1 है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 greater equal to 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला में सेम रहेगा, बस -5 कर देना है यहाँ और यहाँ दोनों जगह, है ना, यहाँ भी -5 यहाँ भी -5। -5 इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है x1 greater than or equal to 5, -5 कर दो, 10C8 आ जाएगा, 10C2 सॉल्व करोगे तो 45 आया। फिर मॉड ऑफ A2 निकालोगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x2 greater than or equal to 6, x2 greater than or equal to 6, तो वही -6 कर देना फार्मूला में से, सॉल्व करोगे 9C7 9C2 36 आया। फिर मॉड ऑफ A3 आएगा नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ S3 greater than or equal to 7, S3 greater than or equal to 7, -7 कर दो फार्मूला में, यहाँ -1 है +1 नहीं है, ये धोखे से लिखा है -1। ठीक है, तो ये आएगा 8C6 8C2, तो ये आएगा 8 into 7 अपन 28 आया। अब हम निकालते हैं मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, तो आएगा नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 greater than or equal to 5 एंड s2 greater than or equal to 6, x1 greater than or equal to 5 भी आएगा, s2 greater than or equal to 6 भी आएगा, तो इस पूरे में -5 -6 करोगे। ठीक है, या 4C2 सॉल्व करो 6 आया। अब हम निकालते हैं A1 इंटरसेक्शन A3, ये नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 greater than or equal to 5 एंड s3 greater than or equal to 7, तो यहाँ पे -5 -7 करना पड़ेगा दोनों जगह, यहाँ और यहाँ, तो ये आ जाएगा 3 आया। A2 इंटरसेक्शन A3 निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ s2 greater than or equal to 6 एंड s3 greater than or equal to 7, तो -6 -7 करेंगे, 2C0 आया, 1 आया आंसर। अब लास्ट में A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 निकालेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 greater than or equal to 5, s2 greater than or equal to 6 एंड s3 greater than or equal to 7, तो -5 भी होगा, -6 -7 तीनों, तो -3C -5, निगेटिव का C नहीं निकलता है, 0 आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 greater than or equal to 5 और s2 greater than or equal to 6 और s3 greater than or equal to 7। ये फार्मूला लगा दीजिए, सिंगल वाला प्लस में रहेगा, डबल वाला माइनस में रहेगा और ट्रिपल वाला प्लस में रहेगा। इन सबको वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देते हैं, तो मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को वैल्यू 99 आया, तो 99 हमारे अगेंस्ट में आया, जान दो, और टोटल सोल्यूशन 105 आया था, और 99 हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, हम लिखा है दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन विथ x1 लेस देन इक्वल टू 4, s2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड s3 लेस देन इक्वल टू 6, ये हमारे पक्ष में, ये हमें चाहिए था। इसके साथ में हमारा जो सोल्यूशन आएगा, टोटल में 99 को माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल हमारा 105 था, 99 माइनस कर दिए तो हमारा आंसर 6 आएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, राइट साइड तो यहाँ भी 13 है। यहाँ पे x1 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, s2 भी लेस देन इक्वल टू 5 है, s3 भी लेस देन आर इक्वल टू 5 है, और x4 भी लेस देन आर इक्वल टू 5 है, सभी लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका आंसर 104 आएगा, घर में ट्राई कीजिए और इसका आंसर लाइए। चलिए, मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ
द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, अक्षादक फलनों की संख्या। ये फार्मूला याद रखिए, अक्षादक फलनों की संख्या m की पावर n माइनस MC1 m-1 की पावर n प्लस MC2 m-2 की पावर n माइनस n। ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू छोटा होता है n से, ये भी याद रखना, m इज लेस देन n। एक क्वेश्चन हम करते हैं, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट जॉब्स कैन बी असाइंड टू 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज। देखो टोटल नंबर ऑफ जॉब 6 है, ठीक है, n की वैल्यू 6 है और टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं वो 5 है, m की वैल्यू 5 है। इफ एवरी एम्प्लॉइज इज असाइंड एट लीस्ट 1 जॉब, है ना, यदि प्रत्येक एम्प्लॉय को कम से कम एक जॉब देना अनिवार्य है, ठीक है। 6 भिन्न भिन्न जॉब को 5 भिन्न भिन्न कर्मचारियों में कितने तरीके से दिया जा सकता है किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम एक जॉब देना आवश्यक है, कम से कम एक जॉब देना आवश्यक है। और हमारे पास नंबर ऑफ जो जॉब्स है वो 6 हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी जो है वो 5 हैं, 5 है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट, यह दिया गया है कि नंबर ऑफ जॉब्स n की वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कर्मचारियों की संख्या 5 है, m और n की वैल्यू पता चल गया है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला में रख के आपको आंसर लाना है। ये देखिए इस फार्मूला में रख दिया है और आंसर लिया है, आंसर आ रहा है 1800, ठीक है। हमारा जो आंसर आ रहा है ये 1800 आ रहा है। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डी अरेंजमेंट, अपविन्यास। डी अरेंजमेंट मतलब जो हम अरेंजमेंट आपको दिए रहेंगे उसके अलावा अगर आप कुछ भी, जैसे माने फर्स्ट पोजीशन पे मैंने 1 बोल दिया, जैसे मैं आपको अरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट आपको सिखाता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे अरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इस प्रकार से एक अरेंजमेंट मैंने दिया। इसका मतलब पहला पोजीशन 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है और फोर्थ में 4 है। अब आपने लिख दिया 2 1 3 4, ये डी अरेंजमेंट नहीं है। डी अरेंजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 3 अपने पोजीशन पे ही है, 4 भी अपने पोजीशन पे है। आपने लिख दिया 2 1 4 3, ये डी अरेंजमेंट है। 2 अपने पोजीशन पे नहीं है, 2 पहला पोजीशन पे आ गया, बल्कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, सेकंड पोजीशन में 1 आ गया क्योंकि सेकंड पोजीशन में 2 हमने दिया था। ये हमारा अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के अलावा आपने कोई दूसरा लिखा है वो डी अरेंजमेंट कहलाएगा, लेकिन इस अरेंजमेंट का कोई भी पोजीशन आपको नहीं देना है। जैसे यहाँ 4th जो है 4th पोजीशन पे है, तो आपको 4 को 4 पोजीशन में नहीं रख सकते, 4 के अलावा दूसरे पोजीशन पे रख सकते हो। 3 को 3 पोजीशन पे नहीं रख सकते, 2 को सेकंड पोजीशन पे नहीं रख सकते, 1 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते। उसके अलावा आप दूसरा अगर पोजीशन देते हो तो वो कहलाएगा डी अरेंजमेंट, अपविन्यास कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे देखो मैंने लिखा ABCD, ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन दिया है, बी को सेकंड पोजीशन, सी को थर्ड पोजीशन और डी को फोर्थ पोजीशन। अगर आपने एक विन्यास अपविन्यास एक बनाया, आपने लिख दिया DACB लिख दिया। आप बोलोगे सर ये अपविन्यास है, मैं कहूँगा नहीं, ये अपविन्यास नहीं है, डी अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी का पोजीशन तो आपने चेंज ही नहीं किया, सी थर्ड पोजीशन पे था और आपने जो लिखा है वहाँ भी सी थर्ड पोजीशन पे ही है, ठीक है। डी का पोजीशन चेंज हो गया, ए का पोजीशन चेंज हो गया, बी का पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन सी का पोजीशन तो वही का वही है। ये डी अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा। डी अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस पोजीशन में वो अक्षर है या वो नंबर है, उस पोजीशन के अलावा आपने उसे दूसरा पोजीशन दे दिया, दूसरे स्थिति में आपने उसको रख दिया है, तो वो कहलाएगा डी अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, समझ में आएगा। पहले फार्मूला आप याद रखिए, द नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज, एन वस्तुओं के अपविन्यासों की संख्या है। फार्मूला लिख लीजिए, डी एन इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द डी अरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 के कितने डी अरेंजमेंट आप बना सकते हो, इस फार्मूला से भी हम आपको बता देंगे, ठीक है।
टोटल कितने आएगा, n के लिए 4 आएगा क्योंकि 1 2 3 4 4 है ना, n के लिए 4 रख के इस फार्मूला से भी हम निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। अभी कितने हैं हम देखते हैं, क्या क्या रीअरेंजमेंट आप बना सकते हो देखते हैं, है ना। चलिए, द पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 4 आर, इसका फर्स्ट रीअरेंजमेंट आप बना सकते हो 2 1 4 3, 3 4 1 2, 4 3 1 2, 3 4 2 1, 4 3 2 1, 4 1 2 3, 2 4 1 3, 2 3 4 1 और 3 1 4 2। इस प्रकार से आप 9 रीअरेंजमेंट आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। आप एक बार घर में और ट्राई कीजिएगा, इससे ज़्यादा रीअरेंजमेंट आप इसका नहीं बना सकते। याद रखना, मैंने आपको ये कहा था, जैसे 1 फर्स्ट पोजीशन पे है तो जो भी आप रीअरेंजमेंट बनाओगे वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 नहीं आना चाहिए। देखो नहीं है, किसी के फर्स्ट पोजीशन पे 1 नहीं है। सेकंड पोजीशन पे 2 है तो सेकंड पोजीशन में 2 नहीं आएगा, देखो कहीं भी सेकंड पोजीशन में 2 नहीं है। थर्ड पोजीशन में 3 है तो थर्ड पोजीशन में 3 कहीं भी नहीं आना चाहिए। देखो आप थर्ड पोजीशन आप देखिए, कहीं भी 3 आपको नज़र नहीं आएगा। वैसे फोर्थ पोजीशन में 4 है तो फोर्थ पोजीशन में 4 आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको रीअरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। तो टोटल हमने 9 रीअरेंजमेंट बनाए हैं। हमने लिखा है दैट देयर आर 9 पॉसिबल रीअरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है। अब इस फार्मूले से अगर हम n के लिए 4 रखें तो भी आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। इस फार्मूले से भी हम बना सकते हैं रीअरेंजमेंट। देखिए बना के दिखाते हैं आपको, 9 ही आंसर आएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय द फार्मूला। इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, n के लिए 4 रख देते हैं तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 तक जाएगा, क्योंकि n के लिए 4 है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 के लिए 1 होता है, फैक्टोरियल 2 के लिए 2 होता है, फैक्टोरियल 3 के लिए 6 होता है, फैक्टोरियल 4 के लिए 24 होता है। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24, है ना। 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस 4 प्लस 1 टोटल 9 आएगा। तो फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट।